नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे आपके 12वीं कक्षा के भूगोल का जो किताब है आपका भारत, ग्लोब और अर्थव्यवस्था, उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रवास, उसके प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास से आपको क्या समझ में आता है? मैं अगर सरल भाषा में बोलूँ तो प्रवास का मतलब है कि आप अ, एक जगह से दूसरी जगह में जाके बस रहे हो, उसी को प्रवास बोलते हैं। आपके पुस्तक में जो कहानी दिया गया है राम बाबू की, हम उससे पता करते हैं प्रवास के बारे में। अ, राम बाबू जिनका जन्म हुआ था भोजपुर बिहार के एक छोटे से गांव में, वो वहां पे रहे 12 वर्ष के अपने आयु तक। उसके बाद उन्होंने अपना माध्यमिक अध्ययन करने के लिए आरा कस्बे में जाके वो बस गए। उसके बाद उन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिग्री के लिए वो शिंदे झारखंड में गए और उनकी नौकरी लगी भिलाई के छत्तीसगढ़ में। तो वहां पे उन्होंने अपने जीवन काल के 31 ईयर्स बिताए हैं। राम बाबू के परिवार के बारे में बोले तो उनके माता पिता ने कभी भी प्रवास नहीं किया और वो हमेशा से ही उस छोटे से गांव के ही निवासी रहे हैं। वो अशिक्षित एवं उनका अ, घर बाहर चलता था खेती बाड़ी से ही। राम बाबू के बच्चों के बारे में बोले तो राम बाबू के 3 बच्चे थे। उनका जो पहला बच्चा था, जो बेटा था, उनकी पढ़ाई हुई है इलाहाबाद में और मुंबई में, और अभी वो काम कर रहे हैं दिल्ली में। उनके उनकी उनकी जो दूसरी संतान थी, उन्होंने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अभी अमेरिका में नौकरी कर रही है। उनकी जो तीसरी बेटी थी, वो शादी करके सूरत में बस थी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। तो इससे हमें पता चल रहा है कि राम बाबू और उनके परिवार में किस तरह से प्रवास हुआ है। राम बाबू विभिन्न जगहों में रहे हैं, जैसे कि भोजपुर, आरा, सिंधरी और भिलाई अपने पूरे जीवन काल में। वैसे ही उनके बच्चे भी अलग अलग जगहों में वो वास कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से एक ही इंसान के जीवन काल में अलग अलग समय में प्रवास हो रहा है। अभी अगर हमें प्रवास करना है तो सबसे पहले हमें प्रवास का इतिहास जानना पड़ेगा। तो प्रवास को करने के लिए जनगणना की जाती है। तो जनगणना मतलब जो हम जनसंख्या की गिनती करते हैं 10 साल के अंतर में, उसे हम जनगणना बोलते हैं। तो भारत का जो प्रथम संचालित जनगणना हुआ, वो हुआ 1881 में, जिसमें बस एक ही आधार था, वो था जन्म स्थान। उसके बाद जो दूसरा जनगणना हुआ, वो एक संशोधित जनगणना था 1961 में, जब दो अतिरिक्त कंपोनेंट्स ऐड किए गए, जैसे कि जन्म स्थान और निवास की अवधि। फिर 1907 वाले जनगणना में और चीजें जोड़ी गई, जैसे कि अंतिम निवास स्थान और गणना के स्थान पर ठहरने की अवधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी शामिल की गई। 1981 में प्रवासन के कारणों की जानकारी जनगणना में शामिल की गई। और उसके बाद से ही जितने भी भारत की जनगणनाएं हुई हैं, वो दो चीजों के आधार में हुई हैं। वो दो आधार ये है कि आप आजीवन प्रवासी हो या फिर आप अंतिम निवास स्थान से प्रवासी हो। तो इसका मतलब ये है कि आजीवन प्रवासी जो फर्स्ट वाला है, उसमें ऐसे होता है कि आपका जन्म स्थान अलग है और जो आपका जनगणना का स्थान है, तो वो अलग है। ठीक है। तो मतलब आपका जन्म हो सकता है कि मेघालय में हो, लेकिन आप जाके असम में बस गए हो, तो पूरे जीवन काल आपने असम में बिताए हो, तो आपको बोलेंगे असम में आजीवन प्रवासी। ठीक है। और जो दूसरा चीज है, जिसे बोलते हैं अंतिम निवास स्थान से प्रवास करना, उसमें ऐसा होता है कि आपका पहले का जो निवास स्थान था पहले जनगणना में, वो अलग था, और फिर दूसरे जनगणना में आपका निवास स्थान अलग है। मतलब कि अगर 2011 की जनगणना में आप बेंगलोर में हैं, तो और 2001 की जनगणना में आप
तमिलनाडु में थे, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप तमिलनाडु से आपने प्रवास किया है बैंगलोर में, तो आपका उसमें बोला जाएगा कि आप अंतिम निवास स्थान से, मतलब कि अब अंतिम निवास स्थान आपका तमिलनाडु होगा, तो वहां से आपने प्रवास किया बैंगलोर में। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के प्रकार दो होते हैं। पहला है आपका आंतरिक प्रवास, जो देश के भीतर ही होता है, राज्यों के बीच में या फिर गांव के बीच में वैसे होता है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और दूसरा आपका प्रवास का प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जिसमें आप एक देश से दूसरे देश में जाके बसते हो, मतलब दो देशों के बीच में जब प्रवास होता है उसको आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जो आपका आंतरिक प्रवास है उसकी चार धाराएं हैं, और वो चार धाराओं में सबसे पहला है ग्रामीण से ग्रामीण। आप किसी गांव से जाके दूसरे गांव में बस रहे हो, तो उसे ग्रामीण से ग्रामीण आंतरिक प्रवास कहा जाएगा। दूसरा है ग्रामीण से शहरी आंतरिक प्रवास। तो उसमें ऐसे होता है कि आप किसी गांव में रहते थे, आप किसी गांव के निवासी, लेकिन आप एक दूसरे शहर में जाके बस रहे हो, क्योंकि आपको कहीं अच्छे, उससे बेहतरीन गांव से बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं उस जगह में, तो तब आपको बोलेंगे ग्रामीण से शहरी आंतरिक प्रवासी। ठीक है। तीसरा है शहर से शहर के प्रवासी, मतलब कोई अगर किसी एक शहर में रह रहा है, मान लीजिए कि सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन आपको कोई बेहतर नौकरी मिल गई है बेंगलुरु में, तो आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, तो तब बोलेंगे शहर से शहर के प्रवासी। ठीक है। आपके चौथे में आएगा शहरी से ग्रामीण, मतलब एक शहर से जब कोई इंसान या फिर कोई परिवार किसी गांव में जाके बसता है, तो तब उसे बोलते हैं शहरी से ग्रामीण प्रवासी। ठीक है। अभी हम देखते हैं ये जो प्रवास की धाराएं हैं वो किस तरह से स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न है। तो आप देखोगे दोनों ग्राफ में, दोनों में आपको दिखेगा कि जो स्त्री का प्रवास है वो सबसे ज्यादा ग्रामीण से ग्रामीण में है। वो इसीलिए है क्योंकि आपका शादी जो होता है या फिर जो सामाजिक संबंध होते हैं वो स्त्री के प्रवास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पुरुष के मामले में आप देखोगे तो पुरुष जो है वो उनका प्रवास सबसे ज्यादा ग्रामीण से नगरीय में है, क्योंकि वो आर्थिक अवसर, बेहतर से बेहतर अवसर ढूंढते हुए, जैसे कि नौकरी या फिर कभी शिक्षा की वजह से भी पुरुषों का गांव से नगर में प्रवास होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्त्री और पुरुष में किस तरह से प्रवास का जो पैटर्न है वो अलग है। अब देखोगे तो ये है आपका पुरुषों के लिए, और ये है आपका स्त्री के लिए। तो यहाँ पे देखोगे जो 66% है, तो 66% जो स्त्री है उनका प्रवास होता है विवाह की वजह से। लेकिन वहीं आप देखोगे तो पुरुषों का विवाह की वजह से बस 4% ही होता है प्रवास। लेकिन जब आप देखोगे काम या रोजगार के मामले में, तो स्त्री का 2% होता है और पुरुष का 24% प्रवास काम या फिर रोजगार के वजह से होता है। अभी हम बात करते हैं भारतीय प्रसार के बारे में। ये टॉपिक आपका बहुत पहले है किताब में, लेकिन मैंने यहाँ डाला है ताकि आपको आसानी हो समझने में। भारतीय प्रसार और अप्रवासी के बीच में आपको अच्छे से कंपैरिजन मिल जाएगा, आप तुलना कर सकोगे कि कौन सा क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है। तो भारतीय प्रसार का मतलब है कि जो भारतीय यहाँ पे, यानी कि भारत से वो जाके बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, उनको भारतीय प्रसार कहा जाता है। तो जो भारतीय प्रसार हुआ वो अलग अलग समय काल में हुआ, और वो 3 तरंगों में उनको विभाजित किया जाता है। तो जो पहला तरंग था, पहला तरंग है आपका उपनिवेश काल में, यानी कि जो ब्रिटिश काल था उसके दौरान अंग्रेजों ने काफी सारे जो श्रमिक थे, लाखों श्रमिकों को, जो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं, मतलब कि
रूपन कृषि जो होते हैं उनका काम करने के लिए दूसरी जगहों में वो ले गए। तो आपके पुस्तक में मेंशन है कि किस किस जगह में कहाँ कहाँ से लेके गए हैं लोगों को, श्रमिकों को। जैसे कि जो यूपी और बिहार के जो श्रमिक थे उनको ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश शासकों ने मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, फिजी और दक्षिण अफ्रीका में वो ले जाके उन्होंने रूपन कृषि के तौर पे रखा। उसी तरह से जो फ्रेंच थे, फ्रेंच और डच थे, उन्होंने उन्होंने गोवा जैसी जगहों से, गोवा जैसे राज्य से वो लेके गए श्रमिकों को रियूनियन आइलैंड और मार्टिनिक्यू, सूरिनाम जैसे लोगों में, सूरिनाम जैसे जगहों में। तो उसी तरह अलग अलग शासकों ने श्रमिकों को अलग अलग जगह पे ले जाके वहाँ पे काम, ये रूपन पेशे के तौर पे काम कराया। और ये जो श्रमिकों ने प्रवास किया ये था गिरमेट एक्ट के अंदर। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी आ सकता है, ये बस अभी आपके 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए ही नहीं लेकिन बाद में भी आपको काम आ सकता है कभी। जो गिरमिट एक्ट है, भारतीय उपवास अधिनियम, उसके अंदर इनको ले गए थे और इनका रहन सहन बहुत बुरा था, उनका परिस्थिति बहुत बुरा था वहां पे इन श्रमिकों का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके चलते हुए वो उस जगह को छोड़ के आ भी नहीं सकते थे उस समय पे, उनको वहीं पे रहना पड़ता था। ठीक है, फिर आया दूसरा तरंग, भारतीय प्रसार का दूसरा तरंग आया नूतन समय में। जिस समय में सारे जो व्यवसायी थे, शिल्पी थे और व्यापारी थे, फैक्ट्री के मजदूर थे, ये लोग भारत से बाहर गए दूसरे देशों में, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देशों में वो जाके बसने लगे, क्योंकि वहां पे उनको अधिक से अधिक आर्थिक अवसर मिल रहे थे। वैसे ही 1970 के जो दशक था उसमें कब पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा तेल का वृद्धि होने लगा, तो इसीलिए जो मांग था श्रमिक का वो बढ़ गया था। इस वजह से जो अर्ध कुशल और कुशल श्रमिक थे उनका बहुत ज्यादा प्रवास हुआ पश्चिम एशिया की तरफ दूसरे तरंग में। अभी हम बात करते हैं तीसरे तरंग की। तो तीसरे तरंग वो आया 1960s के बाद, 1980s के बाद भी। तो 1960s के टाइम पे क्या हुआ, जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे कि डॉक्टर थे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, कोई अगर एमबीए करके कोई अगर मैनेजमेंट में है, मैनेजर्स थे, या फिर अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, कंसल्टेंट्स थे, या फिर कोई अगर जर्नलिस्ट था, मतलब कि जो संचार माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन सब का प्रवास होने लगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास होने लगा दूसरे विकसित देशों में, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा जैसे जगहों में, यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे जगहों में जाके वो बसने लगे। और जो ये भारतीय प्रसार के लोग थे उन्होंने उन देशों में काफी ज्यादा विकास लाने में मदद किया। अभी हम भारतीय प्रसार के टोटली उल्टा चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये है अप्रवासी। जो अप्रवासी होते हैं वो लोग होते हैं जो भारत के नहीं है लेकिन वो भारत में आके निवास करते हैं, तो वो लोगों को हम अप्रवासी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने अप्रवासी भारत में हैं। 2011 की जो जनगणना है उसमें हमारे भारत का जनसंख्या था 121 करोड़। उसमें से जो 37% लोग थे, मतलब 45.6 करोड़ लोग थे, वो प्रवासी थे। जो आंकड़ा 2001 के जनगणना में 31% का था, यानी कि 31.5 करोड़ प्रवासी का था, वो बढ़ के 45.6 करोड़ यानी कि 37% लोग प्रवासी आ चुके थे। 2011 तक करीब करीब 50 लाख व्यक्ति भारत में प्रवासी के दौर में आ चुके थे। और इनमें से 88.9% जो थे वो पड़ोसी देशों से आए हुए लोग थे,
पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार जैसे देशों से वो आए थे। आपको इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा टेबल नंबर 2.1 में। उसमें आपको मिल जाएगा कि किस देश से कितने प्रतिशत लोग आए और कितने लोग आए, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो एक बार आप देख ले, आपको और अच्छे से पता चलेगा कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग आए थे, सबसे ज्यादा प्रवासी आए थे। उसके बाद पाकिस्तान से, फिर नेपाल से और बाकी सारे देशों से लोग आए थे। और हमारे जो भारत के लोग हैं, हमारे भारत के करीब करीब 20 मिलियन लोग 110 से ज्यादा देशों में बसे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं प्रवासन में स्थानिक भिन्नता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। स्थानिक भिन्नता मतलब एक जगह किस तरह से दूसरी जगह के साथ भिन्न है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि ये एक जगह ए है, सिटी ए है, और दूसरा जगह सिटी बी है। तो दोनों जगहों में क्या क्या अंतर है वो स्थानिक भिन्नता बोलते हैं। और अगर हम प्रवासन में स्थानिक भिन्नता देखें, तो अगर हम भारत के राज्य को ले लें, तो हम देखेंगे कि अ, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनसे लोग बाहर चले जाते हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें लोग आ जाते हैं आकर्षित होके। तो जो राज्य प्रवासियों को आकर्षित करता है वो है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य से लोग बाहर जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें 2001 के आंकड़े, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से 2.6 मिलियन लोग बाहर जा चुके हैं और बिहार से 1.7 मिलियन लोग बाहर जा चुके हैं। और एक और पॉइंट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि जो शहरी समूह होते हैं, मतलब जिन्हें अर्बन एग्लोमरेशन बोला जाता है इंग्लिश में, तो उनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटर मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी की संख्या है। और वो है क्योंकि अलग अलग राज्य से प्रवास करने वाले लोगों का हिस्सा सबसे बड़ा है इसमें। अभी हम बात करेंगे दूसरे सब डिविजन में, वो है कि हमारे प्रवास के कारण क्या क्या है। प्रवास के कारण में सबसे पहले तो है पुश फैक्टर, एक है, और एक है पुल फैक्टर। ठीक है। पुश फैक्टर मतलब प्रतिकर्ष कारक, और पुश फैक्टर मतलब अपकर्ष कारक। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पुश फैक्टर मतलब जो लोगों को धक्का देके एक जगह से बाहर की तरफ भेजता है, और पुल फैक्टर मतलब जो लोगों को एक जगह की तरफ खींचता है। ठीक है। तो पुश फैक्टर में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुश फैक्टर में है प्राकृतिक आपदाएं। जैसे किसी जगह में अगर प्राकृतिक आपदाएं है, जैसे कि उस जगह में बहुत ज्यादा अगर भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रहा हो, या फिर सुनामी जैसे आपदाएं हो, तो लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि रोज रोज उनको काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए वो वहां से निकल जाने की चाहत रखते हैं। तो वो एक प्रतिकर्ष कारक के रूप में आपको दिखाई देगा। वैसे ही अगर किसी जगह में युद्ध हो रहा हो हमेशा से, या फिर अगर वहां पे स्थानीय संघर्ष, या फिर वहां पे राजनीतिक तौर से अस्थिरता है, तो फिर लोग वहां से निकल के कहीं और जाने की कोशिश करेंगे, उस जगह को छोड़ के जाएंगे। तो तब वो प्रतिकर्ष कारक के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है। अपकर्ष कारक में हम देखेंगे कि अ, आकर्ष कारक में क्या होता है कि लोग आकर्षित होके एक जगह की तरफ आते हैं। मतलब वो अक्सर ऐसे होता है कि जैसे शहर होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें बहुत सारे अपकर्ष कारक होते हैं, जैसे कि बेहतर अवसर, जैसे कि नियमित काम का उपलब्धि, और अधिक से अधिक मजदूरी। शिक्षा का जो स्तर है वो काफी हद तक बेहतर होता है।
और ऊपर से जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो बेहतरीन होते हैं, मनोरंजन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वजह से लोग आकर्षित होके एक ऐसी अ, ऐसी जगह में जाना चाहेंगे जहाँ पे ये सब चीजें हो, तो उनका जीवन और ज्यादा उनके जीवन में और ज्यादा सुविधाएं आए। तो ये सब आपके अपकर्ष कारक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम आते हैं आखिरी भाग में, जो है प्रवास के परिणाम। तो प्रवास के परिणाम में सबसे पहला है कि आपका आर्थिक परिणाम क्या है। आर्थिक परिणाम में आप देखोगे, आर्थिक परिणाम के बारे में हम बात करेंगे तो मतलब हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है वो अपने कमाई से जो पैसे उनके पास फिर बचते हैं वो अपने परिवार को, भारत में उनका परिवार है तो वो अपने परिवार वालों को भेजते हैं, और वो पैसा जो होता है वो उनके घर वाले उधार किसी का चुकाने के लिए, या फिर किसी का इलाज करने के लिए, बच्चों की शादी या फिर पढ़ाई करने के लिए, या फिर कोई व्यापार, या फिर खेती बाड़ी में, तो हर ऐसी चीजों में वो इस्तेमाल करते हैं वो पैसे। और वो जो फॉरेन करेंसी होता है, वो जो विदेशी आपका विदेश से जो आने वाले पैसे होते हैं वो आपका जो विदेशी मुद्रा होता है उसका स्रोत बनता है, तो वो काफी हद तक भारत में मदद करता है, भारत के विकास के लिए आपका मदद करेगा, ठीक है। और उसका ये तो एक सकारात्मक कारण हुआ, लेकिन एक और नकारात्मक कारण इसमें ये है कि इस तरह के प्रवास की वजह से, जैसे अगर कहीं पे आपका आंतरिक प्रवास ही हो रहा है, आपके वो आर्थिक तौर से आपको और ज्यादा सक्षम होने के लिए आप शहर में जाके बस रहे हो, तो ऐसे होगा कि बहुत सारा जनसंख्या शहर में बढ़ जाएगा, और तब जाके परेशानियां शुरू शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस कम होंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, जगह कम और लोग ज्यादा हो जाएगा, तो काफी सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं जनसंख्या पे आधारित परिणाम पे। जनसंख्या पे आधारित परिणाम पे ऐसा होता है कि जब आपका प्रवास होगा किसी गांव से शहर में, तो ऐसे होगा कि जिस जगह से प्रवास हो रहा है उस जगह में जो लोग होते हैं आपका उस जगह का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सामाजिक तौर से, या फिर आपका जो जनसंख्या में जो आपका स्ट्रक्चर होता है, कि वहाँ पे जैसे हमने बोला पहले भी कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष ज्यादा गांव से बाहर निकल के आ जाते हैं शहरों में, तो ऐसे होता है कि वहाँ पे एक तनाव सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक अनबैलेंस वाला सिचुएशन, मतलब कि एक अस्थिरता आ जाता है खेती बाड़ी में, क्योंकि वहां पे लोग कम पड़ जाते हैं खेती करने के लिए, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और उसी उसी के साथ जो जो लोग जो युवा ये सोच के आते हैं कि हमें काम मिलेगा शहरों में, लेकिन वैसा नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे काफी हद तक जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही सेम ही उम्र के लोग और सेम ही कौशलता लेके लोग आ रहे हैं, और काम कम पड़ जाता है, तो उस तरह की चीजें काफी हद तक दिक्कत देता है आपके जनसंख्या पे आधारित परिणामों पे प्रवास के। अभी हम आते हैं सामाजिक परिणाम पे। सामाजिक परिणाम पे ये होता है कि आपका जब प्रवासी आते हैं किसी और जगह से और एक जगह में आके बसते हैं, तो उस समय ऐसा होता है कि वो साथ में सामाजिक बदलाव भी लेके आते हैं, और एक नया विचारधारा लेके आते हैं, जिससे कि ऐसा होता है कि जो पहले से उस जगह का जो सामाजिक तौर से जो विचारधारा था उसमें बदलाव आता है। जैसे कि अगर वहां पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो किसी प्रवासी की वजह से अगर वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, तो वो प्रोत्साहित करेगा कि वहाँ के लोग भी वहाँ पे
अपनी अपनी बच्चियों को पढ़ाए, तो इसीलिए तब वो पढ़ा लड़कियों के पढ़ाई में बेहतरीन वो माना जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि खेती बाड़ी में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रवासी आके वहां पे निवास करते हैं। और इससे ऊपर इसके अतिरिक्त ऐसे होता है कि कभी कभी दो अलग अलग समाज आके मिलते जुलते हैं, तो वो एक साथ काफी अच्छा उनका जो मानसिक विचारधारा है वो बहुत तौर तक वो उसमें बढ़ोतरी होती है, और वो अच्छा करते हैं समाज में, समाज के लिए और सबके लिए। वो जैसे कि कुछ सोशल जो सामाजिक जो बुरी चीजें हैं, जैसे कि अछूत वाला जो हो जाता है, जैसे कि कास्ट का जो होता है कि दलित के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, या फिर ऊपरी कास्ट के लोगों के साथ ऐसा किया जाता है, वो सब चीजों से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। ये तो एक सकारात्मक कारण हुआ, लेकिन इसी के साथ एक और नकारात्मक चीज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस समाज में प्रवासी आके रह रहे हैं, कभी वो समाज उनको अपना नहीं लेता है। तो वैसे हो तो ऐसे होता है कि वो जो प्रवासी होते हैं उनके परिवार के लोग काफी अकेला महसूस करते हैं, और फिर सामाजिक तौर से जो बुरा काम होता है, या फिर जो न्याय के अगर न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो वो अगर बुरा कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब कि जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे ड्रग अब्यूज वगैरह, डिप्रेशन की तरह जो चीजें होती है, वो सब चीजें होने लगती है कुछ लोगों को, तो इस तरह के प्रवास के सामाजिक परिणाम होते हैं। अभी हम बात करेंगे आपके पर्यावरण के परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम जो है वो ये है कि कभी कभी जब लोग बहुत सारे लोग जाके एक ही जगह में, एक ही शहर में निवास करने लगते हैं, तो उस जगह का जो पहले से ही जो सामाजिक और जो भौतिक ढांचा था, उसमें काफी हद तक दबाव आने लगता है, और इसके वजह से बस्तियां और लोग लोग ज्यादा और जगह कम होती है रहने के लिए, तो बस्ती वगैरह ज्यादा आने लगते हैं धीरे धीरे। तो उस वजह से ऐसे होता है कि काफी ज्यादा वहाँ पे प्रदूषण बढ़ जाता है, या फिर आपका जो पानी है, पीने का पानी जो होता है, तो वो पानी कभी कभी प्रदूषित हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। और काफी सारी समस्याएं है, जैसे कि आपका जो शौचालय का जो पानी होता है, वो पानी को किस तरह से उससे निजात पाया जाए, उसका निपटाने के तरीके, या फिर ठोस जो हमारा कचरा होता है उसको निपटाने के तरीके, उनमें काफी सारी दिक्कत पैदा होती है। अभी आएंगे हम जो अन्य परिणाम है उसमें। अन्य परिणाम में मूल रूप से यही है कि जो औरतें हैं, औरतों पे शारीरिक और मानसिक तौर से जो दबाव होता है, वो काफी हद तक प्रवास की वजह से कम वो होते हुए देखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रवास होता है गांव से शहरों को, वो काफी हद तक पुरुष प्रधान होता है। तो जब पुरुष प्रवास कर जाते हैं, तो औरतें घर में रहती है, तो उनको उनके जो शारीरिक और मानसिक जो दबाव है वो काफी कम हो जाता है, और साथ ही में वो आजादी से अपना काम कर सकती है, और काफी हद तक वो अकेले रह सकती है। लेकिन इसका भी एक नकारात्मक दिशा है। वो ये है कि जो औरतें बाहर जाके कभी अगर काम वो करती भी है शहरों में, तो भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे वो अपने पैरों में खड़ी तो हो जाती है, पर फिर भी काफी सारी चीजें उनको देखना पड़ता है, जैसे कि उनको कभी कभी एक ही इक्वल काम के लिए, समान काम के लिए उनको कभी कम पैसे मिलते हैं, या फिर इस तरह के जो सामाजिक आपके इवल्स, सोशल इवल्स है, वो ज्यादा से ज्यादा तौर पे देखे जाते हैं। तो आप ये वाला पोर्शन जो है ये आप बुक के साथ रेफर करके देखें, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
बाकी हम यही जान सकते हैं प्रवास के परिणाम में कि प्रवास के दो तरह के परिणाम होते हैं, एक सकारात्मक तौर से भी हो सकता है, एक नकारात्मक तौर से भी हो सकता है। हमने सभी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट्स देखे हैं। तो यही इसी के साथ अभी हमारा ये वीडियो खत्म होता है, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो, और धन्यवाद।